Hello, good morning everyone. Here I am Twinkle Kotwani with you all from Exact IAS discussing today's newspaper. It's 19th of August, so without getting delay, let's get started. हमारी पहली न्यूज़ क्या कहती है? SC takes suo motu cognizance of rape and murder of doctor. We all know about the rape and murder of doctor case that is going on in the Kolkata. अगर उस केस का पूरा सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले वहाँ के जो हाई कोर्ट है वेस्ट बंगाल का, वो इस केस से डील कर रहा था। फिर इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने बाय द सुओ मोटो, मतलब किसी ने अभी इस चीज की अपील या कोई भी फाइल नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खुद से अपने अंडर में ही केस लिया है। So let's see what's the next thing going on this case. हमारे यूपीएससी के वे से ये केस उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। मलेशियन पीएम अराइविंग टुडे, ट्रेड पीपल टू पीपल लिंक्स ऑन एजेंडा। ये आर्टिकल क्या कहता है? मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम विल लैंड ऑन दिल्ली ऑन मंडे on a 3-day visit where he and Prime Minister Narendra Modi will sign a number of agreements and chart out a multi-sectoral cooperation agenda to enhance trade, strategic ties, and people-to-people links, the Ministry of External Affairs said. Basically, जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर आने वाले हैं और उनकी विजिट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कई सारे मल्टी सेक्टोरल्स में डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे कि पीपल टू पीपल लिंक हो गया, ट्रेड हो गया, कनेक्टिविटी हो गया। इन सब चीजों में हम डेवलपमेंट देख सकते हैं। अगर इंडिया और मलेशिया के रिलेशनशिप को डिस्कस करें तो इंडिया एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद मलेशिया इन 1957। हमारे बहुत पुराने रिलेशंस हैं मलेशिया के साथ। मलेशिया इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट policy and also a key partner for India in ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो मलेशिया और इंडिया कई सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है, जैसे कि हरिमो शक्ति दैट इज बिटवीन द आर्मी, देन समुद्र लक्ष्मण मैरीटाइम एक्सरसाइज दैट इज बिटवीन द नेवी, एंड देन उदारा शक्ति दैट इज बिटवीन द एयर फोर्स ऑफ both the countries. Then ट्रेड के सेक्टर में बात करें तो both sides signed comprehensive economic cooperation agreement that is known as CECA, a free trade agreement. 2021 और 22 के बीच की बात करें तो दोनों कंट्रीज के बीच में 19.4 बिलियन का ट्रेड एक्सचेंज हो चुका है। जो इंडिया और मलेशिया है, ये दोनों कंट्रीज ट्रेड के अमाउंट को सेटल करने के लिए इंडियन रुपी का भी यूज करती हैं। इंडिया इंपोर्ट्स पाम ऑयल मेनली फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया। कल्चरली बात करें तो देयर इज अ टेक्निकल इशू, लेट्स कंटिन्यू। कल्चरली बात करें तो इंडियन कल्चरल सेंटर कुआलालंपुर कंडक्ट्स क्लासेस इन कार्नेटिक वोकल, कथक डांस, योगा, हिंदी लैंग्वेज बाय ट्रेन टीचर्स फ्रॉम इंडिया एंड मलेशिया। इन मलेशिया a center was renamed as Netaji Subhash Chandra Bose. Then on humanitarian assistance during the COVID-19 period we have helped Malaysia. तो बेसिकली अगर इंडिया और मलेशिया के रिलेशनशिप को ऑब्जर्व किया जाए तो काफी अच्छे रिलेशनशिप हमारे बीच रहे हैं। हमारा ट्रेड भी काफी अच्छे अमाउंट को टच कर रहा है, दैट इज 19.4 बिलियन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 21 एंड 22। हम जो ट्रेड एक्सचेंज है उसे इंडियन रुपी में कंडक्ट करते हैं। इंडिया जो है वो मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। Then on the cultural basis we have good relationship, so again we can expect some more fruitful
agreements between India and Malaysia during the visit of Malaysian PM. इस टॉपिक को और ज़्यादा डेवलप होने के बाद हम इसे और डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने सिर्फ इसका एक ब्लू लिंक रेडी किया है कि आखिर अभी करंटली हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं और आगे चल के किस और कितने फ्रूटफुल एग्रीमेंट्स हमें मिल सकते हैं। Then CAA not to take away anyone's citizenship but to grant it. During a visit in Gujarat, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि जो CAA है, वी ऑल नो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो किसी भी पर्सन की सिटीजनशिप लेने की बात नहीं करता है बल्कि ग्रांट करने की बात करता है। उन्होंने अपने विजिट के दौरान बताया गया कि जब CAA को लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, तब इससे रिलेटेड कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहीं ना कहीं मुस्लिम्स की सिटीजनशिप को देने की बात कर रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप देने की ही बात करता है। वी ऑल नो अबाउट द अमेंडमेंट दैट वाज done in the 2019 that deals with our 3 neighboring countries with the minorities group living in that countries. Okay, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 that deals with the citizenship. Next, non-veg food, a big no at several schools. We can consider it as a गुड एग्जाम्पल कि कई सारे स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में अब नॉनवेज फूड को लेकर नो कहा जा रहा है, मतलब कि नाउ स्टूडेंट्स कैन नॉट ब्रिंग नॉनवेज फूड टू द स्कूल। वी कैन कोट दिस इन आवर एथिक्स पेपर। इसमें से कोई भी यूपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन आने की कोई चांसेस नहीं है, बट ऐसा है कि हमें न्यूज़पेपर से ही कई सारे एग्जाम्पल्स, कोट्स और सब चीजें कलेक्ट करके रखनी चाहिए ताकि हम अपने एथिक्स के आंसर को और भी ज्यादा एनहेंस कर पाए और अच्छे मार्क्स को गेन कर पाए। नेक्स्ट आर्टिकल, करुणानिधि नेवर अलाउड रीजनलिज्म टू अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ नेशन, राजनाथ। While deeply rooted in Tamil identity, the late DMK patriarch and former chief minister Karunanidhi never allowed regionalism to undermine the unity of India, Defense Minister Rajnath Singh said in Chennai on Sunday. Basically, there was a gathering in Tamil Nadu to commemorate the things. So, उस गैदरिंग में राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो करुणानिधि है, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, जो एक प्रॉपर तमिल आइडेंटिटी के पैट्रियार्क भी रहे हैं, उन्होंने कभी भी इंडिया के सेग्रीगेशन की या इंडिया को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके रीजनलिज्म को प्रमोट करने की बात नहीं की है। उन्होंने हमेशा इंडिया की यूनिटी को सबसे पहले रखा है। नेक्स्ट आर्टिकल, कर्नाटका कांग्रेस सीएम प्रिपेयरिंग टू फाइट MUDA केस लीगली पॉलिटिकली। इस टॉपिक को हमने पिछली क्लास में बहुत बेहतर तरीके से समझा था, दैट इज 18 अगस्त की क्लास में हमने बहुत बेहतर तरीके से समझा था कि कैसे गवर्नर ने कर्नाटका के सीएम को प्रोसिक्यूशन के ऑर्डर्स दिए थे, और इसी से इंटरलिंक करके हमने गवर्नर की सारी पावर्स, किस केस में वो डिस्क्रिशनरी वर्क कर सकता है, आखिर इंडिया में क्यों गवर्नर को ग्रे एरिया कंसीडर किया जाता है, क्या होता है कि सेमी क्वाजी फेडरल पॉलिटी को प्रैक्टिस करने में हमने गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट इस तरह से रखा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्टली अपॉइंटेड होता है। इन सारी चीजों को कनेक्ट करके हमने इस पूरे आर्टिकल को यूपीएससी से कनेक्ट करके समझा था। सो इस आर्टिकल को इन डेप्थ समझने के लिए आप पिछली क्लास को देखिए। न्यू माइग्रेंट रियलिटीज इन कर्नाटका गिग सेक्टर, ये एडिटोरियल क्या करता है, क्या कहता है, इसे हम थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। ये जो एडिटोरियल है वो पूरा माइग्रेंट वर्कर्स से डील करता है, या माइग्रेंट वर्कर्स का गिग इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, और अगर कोई स्टेट, जैसे कि बात चल रही है कर्नाटका में लोकल्स को प्रमोट करने के लिए कुछ लॉज को लाने की बात चल रही है, या वहां पर कुछ बिल प्रपोज किए गए हैं, उन सारी चीजों का माइग्रेंट वर्कर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज के बारे में ये आर्टिकल बताता है हमें। तो हम बात करते हैं
There is already a 2 lakh strong gig workforce in the city, facilitated by tech platforms such as Uber, Ola, Swiggy, Zomato, and Donzo, among others. कर्नाटका के बारे में बात की जा रही है कि जो कर्नाटका का बेंगलुरु शहर है या जो वहाँ के एरियाज है जो कि माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे माइग्रेंट्स कई सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो गिग इकोनॉमी में बहुत अच्छे तरह से इन्वॉल्व है और गिग जो फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स रहते हैं या जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जो गिग इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं उन सब में इन्वॉल्व है. The Karnataka government recently proposed a quota for local bill, which has been put in cold storage following a pushback on the proposal by corporates in the state. Nevertheless, at a time when India witnessed huge migration characteristics by an influx of people from rural regions to cities and most prosperous economies, and driven by a declining agrarian economy and unprecedented unemployment rates, what could initiatives such as the quota for a local bill mean for the migrant gig workers of the state? इसमें ये बात की जा रही है कि ऐसा समय जहाँ पे इतना ज्यादा माइग्रेशन देखने को मिलता है, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो रूरल एरियाज से, गांव वाले एरिया से निकलकर जो प्रॉस्परस इकोनॉमीज है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उन इकोनॉमीज में माइग्रेट करके आते हैं. ऐसे टाइम में हम जी रहे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो कम हो रहा है. अगर कोई भी एक्टिविटी अपन देखें, बिजनेस एक्टिविटी, तो अगर ये एग्रीकल्चर है, ये कोई अदर एक्टिविटी है, तो अगर एग्रीकल्चर का उसमें शेयर कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरी एक्टिविटी का शेयर तो बढ़ेगा. तो ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का शेयर कम हो रहा है तो वहीं दूसरी एक्टिविटीज का शेयर बढ़ रहा है. और इस सब टाइम के बीच में हम ऐसे लॉज ला रहे हैं जो कि लोकल्स को प्रमोट कर रहा है. तो क्या ये समय के हिसाब से सही है? ये क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है. आगे बात करें, अकॉर्डिंग टू मिस्टर सारथे, आफ्टर द कोविड पैंडेमिक there has been a significant increase in the inflow of migrants to the city's blooming gig sector. ये देखा गया है कि जो कर्नाटका का रीजन है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जैसे कि बेंगलुरु और भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है वहाँ के, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है. कोविड के बाद वहाँ पे और भी माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स देखने को मिला है. मतलब अदर स्टेट से बहुत सारे माइग्रेंट्स उस एरिया में आते हैं अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए और अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए. In the case of drivers associated with the number of interstate migrants is relatively low. The share of migrants may be around 5 to 10%. Usually, they are from Bihar, West Bengal, and Uttar Pradesh. तो बात की जा रही है कि अगर जैसे कि हमने पहले ही समझा कि जो कर्नाटका की गिग इकोनॉमी है उसमें बहुत ज्यादा शेयर है बाकी सारे माइग्रेंट वर्कर्स का. अगर कर्नाटका गवर्नमेंट ऐसी लॉज प्रमोट कर रही है या ऐसे बिल को पास कर रही है जिसमें कि लोकल्स को प्रमोट किया जाएगा और माइग्रेंट्स को कहीं ना कहीं सप्रेस किया जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इससे रिलेटेड बोला जा रहा है, देयर इज मोर एक्सप्लॉयटेशन व्हेन outsiders migrants are hired because they have no local support. Even among gig workers, if the companies offer a lower rate card, local workers will speak up and question them, but a migrant worker will not openly object and get into trouble. The company's platform have an edge over workers in such situations. अगर सिचुएशन ऐसी है कि जो पर्सन है वो लोकली वहां का रहता है तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट मिलेगा, और अगर कंपनीज उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं तो उसे सपोर्ट मिलके उस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है. लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं वो ऑलरेडी अपने और इकोनॉमिक स्लो डाउन फेस कर रहे होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहते, इसलिए वो दूसरे स्टेट में अपना काम करने आते हैं. तो अगर इस सिचुएशन में उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, ऑलरेडी उनकी वॉइस नहीं सुनी जाती है,
और इस सिचुएशन में अगर आप ऐसे बिल्स ला रहे हो जो कि लोकल्स को प्रमोट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनके एक्सप्लॉयटेशन का रेट और भी बढ़ सकता है। What could a local reservation bill mean for migrant gig workers in this context? Not much in terms of a direct impact on gig workers since they are not employed in a traditional sense. However, it could make the already precarious situation worse for the larger migrant population. There could be demographic change within the gig labor force with more locals moving to the formal sector if reservation is implemented. Such a bill will have an impact on those who can aspire for formal sector jobs. If there are reservations, migrant workers would have a lesser chance of such jobs. Reservation in jobs will not stop or reverse migration. Migrant workers will continue to come and seek work in the city, but fundamentally, such a move increase the fragility associated with migrant life and they will have fewer avenues for protection or fair work. बेसिकली बात की जा रही है कि अगर इस टाइप के बिल्स आते हैं जो कि रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो फॉर्मल सेक्टर है, जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें लोकल्स का रोल बढ़ सकता है, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन हो गया या और भी चीजें हो गई जो कि इनफॉर्मल है, उसमें माइग्रेंट वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा। अपन ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि माइग्रेंट्स आना बंद हो जाएंगे या स्टेट में माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन और भी बढ़ सकता है और जो फेयर वर्क की कंडीशंस प्रोवाइड होती है उसकी चांसेस और कम हो सकती हैं। इसी आर्टिकल से रिलेटेड एक और आर्टिकल आया है, द मैनी जॉब्स अक्रॉस द बॉर्डर, उसे भी समझते हैं। The Karnataka government's decision to introduce two laws, the Factories Karnataka Amendment Bill 2023 and the Karnataka State Employment of Local Candidates in the Industries, Factories and Other Establishment Bill 2024, unsurprisingly found no takers among the contractors and workers of the unorganized sector from Andhra Pradesh where go to work in Karnataka and who go to work in Karnataka and elsewhere. Bengaluru and its surroundings have become a haven for the contractors of the construction industry thanks to the real estate boom ushered in by the IT sector. The construction industry in Karnataka depends on migrant workers in these regions. So basically बात की जा रही है फिर से लोकल लॉज की रिजर्वेशन की बात की जा रही है इन कर्नाटका स्टेट में, तो उसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर क्या पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकलता है कि उसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक इनफॉर्मल सेक्टर्स है। पीपल विल माइग्रेट टू दीज स्टेट्स और अगेन देयर वॉलेटिलिटी एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन लेवल में इंक्रीज। Karnataka Chief Minister Siddaramaia's plans to scrutinize the livelihood of non-locals in the state will never materialize. All this is political drama to garner votes in the name of providing jobs to locals, says this personality, a contractor from this region. The move to increase working hours in factories in 2023 was also opposed. Bengaluru is an ocean of migrant workers. Any move to deter people from migrating there for work would lead to a breakdown of the system. बेसिकली ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मूव है ये एक काइंड का पॉलिटिकल मूव है। इससे माइग्रेंट्स पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमें ऐसी पॉलिसीज ऐसे एक्ट्स लाने चाहिए जो कि किसी सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करे, ना कि ऐसे ऐसे पॉलिसीज फंक्शंस लाने चाहिए जो कि उसके और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके उस स्टेट की इकोनॉमी को रन करने में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो कर्नाटका का बेंगलुरु रीजन है वो अभी तक इतनी
बड़े माइग्रेंट पॉपुलेशंस को अपने अंदर समा के रखा है, उन्हें ऐसे सिस्टम प्रोवाइड करते हैं या वहाँ के जो लोग हैं इस तरह से अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं कि वो माइग्रेंट्स को सपोर्ट कर सके. सो दीज टाइप ऑफ लोकल रिजर्वेशन बिल्स आर नॉट वेलकम बाय द जनरल पीपल. इन दोनों आर्टिकल से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं. अगेन अ स्नैपशॉट ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया. एक तरह का माइग्रेशन का डेटा रिलीज किया गया है जो कि हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं. हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट एक्सटर्नल माइग्रेशन कहाँ देखा जा रहा है. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल. देन हाईएस्ट इंटरनल माइग्रेशन यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल. So this was the data which was published by the Hindu. So note it down for using it in the mains. Then next article, Hasina's exit and India's hour of reckoning. ये पूरा आर्टिकल हमें करंट सिचुएशन ऑफ बांग्लादेश के बारे में बताता है कि क्या हुआ और इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है. सो डिस्कस करते हैं. In August 2024, Bangladesh witnessed one of the most significant political upheavals in its recent history. What began as a protest against a controversial quota system in government jobs evolved into a nationwide movement that ultimately led to the ouster of Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh's longest serving political leader from 1996-2001 and 2009 to 2024. बताया जा रहा है कि ऐसा क्या हुआ था. अभी रिसेंटली क्या देखा गया है कि जो हमारी नेबर कंट्री है बांग्लादेश, वहां पे एक छोटा सा स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ जो कि एक पूरे नेशन वाइड उसमें कन्वर्ट हो गया, जिसका रिजल्ट अल्टीमेटली ये निकला कि जो वहाँ की पीएम है शेख हसीना, उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा. हुआ क्या था उसे अच्छे से समझते हैं. The movement was primarily led by students not affiliated with any political party, making it a genuinely organic uprising. The spark that ignited the protest came on June 5 when the High Court re-established a job quota reserving 30% of civil service 30% of civil service posts for the children and grandchildren freedom fighters of Bangladesh Liberation War. This reignited a long-standing debate about the fairness of the quota system in government employment. पहले क्या देखा गया था कि जो बांग्लादेश है वहाँ पे कोटा रिजर्वेशन सिस्टम चलता है फ्रीडम फाइटर्स के लिए. वहाँ पे जब 1971 में लिबरेशन हुआ था बांग्लादेश का, तब से वहाँ के स्टूडेंट्स को कोटा प्रोवाइड किया जाता है सिविल सर्विसेज में. दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50%. कोटा से परेशान होकर वहाँ के जो बच्चे हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया. पहले तो ये प्रोटेस्ट पूरा जो था वो ऑर्गेनिक था, मतलब कि स्टूडेंट ग्रुप को ही बिलोंग करता था. उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक्सटर्नल कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं था. लेकिन बाद में कुछ किस्सों के कारण, कुछ रिजल्ट्स के कारण जो ये प्रोटेस्ट है वो बढ़ गया. उसमें से एक रिजल्ट ये है कि जहां कोटा को हटाने की बात की जा रही थी, वहां के कोर्ट से ऑर्डर आया कि कोटा को 30% तक कैपिंग की जाती है. मतलब कि 30% जो सीट्स है सिविल सर्विसेज की, वो अभी भी फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए रिजर्व की जाएंगी. ठीक है. इस चीज से जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, वो और भी ज्यादा एंग्री हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट को एक बड़े लेवल तक ले जाने की बात कही. Then, as the movement grew, so did the tension between the protesters and authorities. On July 14, a controversial statement by PM Hasina referring to protesters as the children of Razakars inflamed the situation, and Ms. Hasina's aggressive stance and derogatory comments aggraved the protesters, and the government had to shut down the internet to disrupt communication among protesters. हुआ क्या कि जुलाई के मंथ में
जो वहाँ की पीएम थी शेख हसीना, उन्होंने प्रोटेस्टर्स को रजाकर्स के एक टाइटल से बोला। रजाकर्स क्या होता है कि जब 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा था या बांग्लादेश सेपरेट होने की बात कर रहा था, उस टाइम पे ऐसे बांग्लादेशी लोग जिन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, पाकिस्तान की मदद की, उन लोगों को रजाकर्स बोला जाता था। तो जो बांग्लादेश की पीएम है, उन्होंने वहां के प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को भी रजाकर्स बोल दिया, जिस वजह से वहां के लोगों में आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया और लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। इसका रिजल्ट क्या निकला कि उन्हें जो वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, उनको शट डाउन कर देना पड़ा इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए। यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए और वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई। The beginning of the end. On July 21, the Supreme Court reduced the quota percentage from 30% to 7%. This was seen as a potential breakthrough, but failed to quell the unrest due to the arrest of student protest coordinators. बात की जा रही है सॉल्यूशन की। जब वहां पे सॉल्यूशन की बात की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां के कोटा सिस्टम को कम कर दिया, जो कि 30% कोटा प्रोवाइड किया जा रहा था, अब उसे कम करके 7% कर दिया गया। लेकिन जो वहां के स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ग्रुप के कोऑर्डिनेटर्स थे, उन्हें पुलिस ने राइट्स को और इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए अरेस्ट कर लिया था और इस अरेस्ट के बाद वो बच्चों को नहीं छोड़ रहे थे। तो जो वहां के प्रोटेस्टर्स थे, जो लोग थे, स्टूडेंट्स के अरेस्ट के कारण बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए और कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स ग्रुप के जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन सब ने भी इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर दिया और कहीं ना कहीं जो बेस था, जो स्टूडेंट तक ही प्रोटेस्ट सीमित था, वो बढ़कर और भी ज्यादा पूरे वहाँ के जो लोग हैं, बी टीचर्स, ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए और कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा बहुत बड़ा हो गया। फाइनली रिजर्वेशन को कम करने के बाद भी प्रोटेस्टर्स ने डिमांड की कि जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन हो, मतलब कि शेख हसीना अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दे और दे वांट न्यू गवर्नमेंट। वहाँ की जो ऑपोजिशन पार्टीज है, बीएनपी और जमात इस्लामी, उन सबका कहना ये था कि जो पिछले 15-20 सालों से वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो पीएम है शेख हसीना, वो अब इलेक्शंस जीत रही हैं, ये इलेक्शंस भी फ्री एंड फेयर नहीं कंडक्ट करवाए गए। कहीं ना कहीं बूथ कैप्चरिंग या डमी कैंडिडेट्स, इस तरह की जो एक फेयर इलेक्शंस न कंडक्ट करवा के उन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की है। तो हर एक ग्रुप का अपना अपना इंटरेस्ट आने लगा और फाइनली ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो बहुत बढ़ गया। प्रोटेस्ट के बीच जब जो चिल्ड्रंस हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी कई बार किलिंग भी की गई, उनको कई बार मारा भी गया, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ वगैरह, उन सब का भी ध्यान इस एक्टिविटी में, इस पूरी प्रोटेस्ट में आया और उनके भी स्टेटमेंट्स आए कि सच एक्टिविटीज आर नॉट गुड, मतलब इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। फिर धीरे धीरे सबके अकॉर्डिंग आखिर इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल हट गई बांग्लादेश से। अल्टीमेटली जो वहां की पीएम है शेख हसीना, उन्हें रिजाइन देना पड़ा। ये पूरा आर्टिकल की समरी थी। अब आगे क्या हो सकता है इसे समझते हैं। As the movement transitioned from quota reform protests to a broader call for political change, Bangladesh is entering uncharted territory depending on how things unfold in the country in the coming months as the interim government takes the reign of power. South Asia's rising star is facing one of the biggest challenges on the path to achieving a pluralistic society based on democratic principles, rule of law, good governance, inclusive growth, and human rights. The events of 2024 would have far reaching implications for the country's political landscape, governance structures, and societal dynamics. अगर हम देखें
आगे क्या होता है कि तो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि आखिर वहां पे रूल ऑफ लॉ कैसे एस्टेब्लिश होगा, गुड गवर्नेंस के लिए क्या एक्शंस लिए जाएंगे, या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वहां पे कंटिन्यू रहेंगे या नहीं, और ह्यूमन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि आखिर इंटरिम गवर्नमेंट तो फॉर्म हो गई है, लेकिन बेसिकली अब आगे इन सेक्टर्स में क्या क्या डेवलपमेंट होगा ये हमें देखना चाहिए। अगर इंडिया बांग्लादेश की बात करें तो जो शेख हसीना की अवामी लीग रही है उनके साथ हमारे रिलेशंस काफी अच्छे रहे। कई बार हमने उनकी इस जो ये एकदम एक स्ट्रिक्ट उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की, इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए हमने ये देखा कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं ग्रोथ की ओर चल रहा है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी स्टैब्लिश्ड है। मतलब हम अवामी लीग के फेवर में बात कर रहे थे। तो अब आगे देखा जा रहा है कि अब अगर वहां पे अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो इंडिया के उसके साथ रिलेशंस कैसे हैं उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है, क्योंकि अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस देखे जाए तो हमारे अपोजिशन पार्टी के साथ इतने बेहतर रिलेशनशिप नहीं रहे हैं। बट होप फॉर द बेस्ट, आगे देखते हैं क्या डेवलप होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट बांग्लादेश, वहां पे क्या हुआ, रीजन क्या था, उसका रिजल्ट क्या निकला, आगे क्या हो सकता है। आगे चलते हैं। Indian Coast Guard Director General passes away at 59. Director General of Indian Coast Guard Rakesh Pal passed away in Chennai on Sunday. He was 59. जो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर रहे हैं जिनका नाम है राकेश पाल, ही passed away at the age of 59. Next article. Army fields tactical assault canine ZAC at bilateral exercise in Sri Lanka. The armies of India and Sri Lanka have deployed canines in military parlance in the bilateral exercise मित्र शक्ति। We all know इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। उस एक्सरसाइज के लिए कैनाइंस को डिप्लॉय किया गया है। बेसिकली हम यूपीएससी के हिसाब से ये याद कर सकते हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है वो किन दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट की जाती है। इट्स India and Sri Lanka. Next article. Nepal's new foreign minister begins 5-day India visit. Nepal's new foreign minister Arzu Deoba Rana on Sunday embarked on a 5-day official visit to India. During her stay, she will meet External Affairs Minister S. Jaishankar to discuss ways to strengthen bilateral ties and promote cooperation. Nepal is a priority partner of India in its Neighbourhood First policy. The forthcoming visit will provide both sides an opportunity to discuss and review the progress in bilateral cooperation and help in advancing our ties further. नेपाल की न्यू फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया की विजिट पर आने वाली है। इस आर्टिकल का कहना ये है, और वी ऑल नो दैट हमारे नेपाल के साथ काफी अच्छे रिलेशन रहे हैं, रोटी बेटी का रिलेशन रहा है। मतलब कि जो वहाँ के पीपल्स हैं वो इंडिया या इंडिया के जो बॉर्डर रीजन के पीपल्स हैं वो नेपाल जाकर रोटी मतलब अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं। वी हैव सीन मेजर हार्ट प्रोग्राम्स जो दोनों कंट्री के पीपल्स के मार्केट को लगाते हैं, उसे हार्ट बोला जाता है। ऐसे हार्ट प्रोग्राम्स भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और बेटी मतलब वी हैव मैरिज रिलेशनशिप्स बिटवीन द टू कंट्रीज। सो बेसिकली इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप्स की बात की जा रही है कि वो शुरू से बहुत अच्छा रहा है, और अभी फॉरेन मिनिस्टर की विजिट के दौरान हमें और भी अच्छे इम्प्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत हम नेपाल को थोड़ी प्रायोरिटी भी देते हैं, क्योंकि नेपाल एक बहुत छोटा सा नेशन है एंड वी एक्ट एज अ बिग ब्रदर फॉर द नेपाल। मतलब कोई भी नेपाल पर प्रॉब्लम आने वाली होती है तो हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए सबसे आगे सबसे पहले खड़े होते हैं। समटाइम्स नेपाल हमारे इस एटीट्यूड से इरिटेट भी होता है। दैट इज अ चैलेंज बिटवीन द इंडिया नेपाल रिलेशनशिप।
इस इन फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के बाद जो भी इम्पैक्ट्स आएंगे, जो भी एग्रीमेंट साइंड होंगे, उसके बाद हम नेपाल इंडिया के रिलेशनशिप को इन डेप्थ एनालाइज करेंगे और की पॉइंट्स को निकालेंगे कि आगे क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है। देन नेक्स्ट आर्टिकल्स, फार्मर्स आउटलिफ्ट टू कैंपेन अगेंस्ट रूलिंग बीजेपी इन हरियाणा। वी ऑल नो काफी टाइम से इंडिया के फार्मर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी एमएसपीस या अपनी डिमांड को लेकर। बेसिकली बात करते हैं, द मेन ग्रीवेंस ऑफ द एसकेएम इज रिगार्डिंग द रीसेंट अनाउंसमेंट ऑफ एमएसपी and other laws of farmers, particularly that of cotton farmers. The government says it will provide MSP for 9 more crops. गवर्नमेंट का कहना यह है कि वो MSP प्रोवाइड करेंगी 9 more crops के लिए. Our demand is C2 plus 50. MS स्वामीनाथन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 वेज रहते हैं एमएसपी को काउंट करने के लिए। बेसिकली पहले हम समझते हैं एमएसपी क्या होता है। एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। होता क्या है, अगर फार्मर ने कोई भी क्रॉप को सो किया है, मतलब कि अगर फार्मर ने किसी क्रॉप को लगाया है, उसके बाद अगर फार्मर उस क्रॉप को मार्केट में सेल आउट करने के लिए जा रहा है तो गवर्नमेंट की साइड से उसे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर मार्केट में उस क्रॉप को आप सेल कर रहे हो तो इस प्राइस से नीचे आप नहीं सेल करोगे, इस प्राइस से ऊपर चाहो तो आप सेल कर सकते हो। अगर बाहर के मार्केट फोर्सेस इस प्राइस पर आपसे नहीं खरीद रहे तो गवर्नमेंट विल परचेज दैट क्रॉप फ्रॉम यू इन दैट प्राइस। इससे क्या होता है कि फार्मर्स को एक सिक्योरिटी मिल जाती है और आगे वर्क करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं हमारी क्रॉप खराब नहीं होगी या मार्केट में हम एक्सप्लॉयटेशन का शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि गवर्नमेंट हमसे इस प्राइस पे क्रॉप खरीद लेगी। तो उस बात को चलते फार्मर्स के बीच में डिमांड है एमएसपी को लेके। गवर्नमेंट ने रिलीज किया कि हम 9 और क्रॉप पे आपको एमएसपी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फार्मर्स का कहना ये है कि जो एमएसपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चल रहा है उसको चेंज करना चाहिए। क्या है वो फॉर्मूला? The MS Swaminathan formula of calculating MSP with comprehensive cost for family labor and value of land, not simple MSP plus A2 plus FL, that is input cost and family labor. अभी MSP कैलकुलेट करने के लिए 2 फैक्टर्स का यूज किया जाता है, एक इनपुट कॉस्ट, दूसरा फैमिली लेबर। लेकिन फार्मर्स का कहना ये है कि इस फॉर्मूले को चेंज करके इसमें जो लैंड की वैल्यू है, जिस लैंड पे क्रॉप हमने उगाई है, उसको अगर हम रेंट पे चलाते हैं या उसे अगर किसी अदर एक्टिविटी में अगर हम इंगेज करते तो वहां से भी हमें रेवेन्यू जनरेट होता। इसलिए एमएसपी के कैलकुलेशन में हमें लैंड की वैल्यू को भी कंसीडर करने की बात की जा रही है। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल विद द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी हैक। आगे बात करते हैं, lateral recruitment takes away quota of scheduled communities OBCs। Rahul, we all have discussed yesterday कि lateral entry के दौरान रिजर्वेशन की बात नहीं की गई। We all know यूपीएससी lateral entry के थ्रू कुछ ऑफिशियल्स को सिस्टम का पार्ट बनाती है। तो उस दौरान जो भी हम पोस्ट की वैकेंसी निकालते हैं या जिन पोस्ट पे लेटरल एंट्री के कैंडिडेट्स को फुलफिल किया जाता है तो उसमें रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं चलता है। तो अपोजिशन का मानना ये है कि इट इज अ काइंड ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है रिजर्वेशन सिस्टम को, इसलिए अपोजिशन का मानना ये है कि लेटरल एंट्री के थ्रू कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच किया जा रहा है। हमारे यूपीएससी के व्यू पॉइंट से ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस हमें एक अवेयरनेस रहनी चाहिए कि आखिर इंडिया में क्या मुद्दे चल रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी का इसमें व्यू क्या है, क्या ये व्यू वैलिड है या नहीं है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, रेलवेज टू एडजस्ट इट्स क्लॉक टू मेंटेन द राइट टाइम। First, the Indian Railways will develop a master clock system for synchronizing time with the applications and system across the network with plans to demonstrate a prototype by Gandhi Jayanti।
The necessity of keeping uniform time across all systems and applications involved in train operation arose following difficulties in accident investigation. हुआ क्या कि रिसेंटली हमने देखा साबरमती एक्सप्रेस और कई सारी ट्रेन का एक्सीडेंट। तो उन सब एक्सीडेंट्स को सर्वे करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के दौरान जो टाइम, अलग अलग टाइम जोन्स के, इंडिया का तो एक ही टाइम जोन है बट अलग अलग टाइम्स के कारण जो प्रॉब्लम फेस करने को मिली, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मास्टर क्लॉक सिस्टम को डेवलप करने की बात की जा रही है कि एक मास्टर क्लॉक बनाई जाएगी। उस हिसाब से सारे जो इंडिया में जोन्स हैं, जो रेलवे जोन्स हैं 17, उनको उस हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। अभी देखा जाए तो अभी कैसा होता है कि कोई भी स्टेशन में अगर टाइम को सेट करना है तो वहां का जो स्टेशन मास्टर रहता है वो अपने सेक्टर या जोनल वॉच से टाइम को सेट करता है। ये प्रोसेस पूरी मैनुअल होती है, लेकिन इस मैनुअल प्रोसेस को हटाकर एक मास्टर क्लॉक को डेवलप करने की बात की जा रही है ताकि एक्सीडेंट्स के इन्वेस्टिगेशन में बेहतर तरीके से सॉफ्टली एंड स्विफ्टली प्रोसेस कंडक्ट की जाए और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो पाए। नाउ CCPA imposes fine on IAS coaching center for misleading ad. We all know about the CCPA, that is criminal, that is Center Consumer Protection Authority. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने IAS कोचिंग ने जो कि मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है, एक ऐसी एडवर्टाइज पोस्ट की है जो कि लोगों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में डाल सकती है, इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट के लिए फाइन इम्पोज की है। अगर इस पूरे आर्टिकल की बात करें तो हमारे लिए CCPA इम्पोर्टेंट हो जाता है। CCPA से हमारे UPSC में क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, तो इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। CCPA कहाँ से आता है, इसकी पावर्स कहाँ से मिलती है? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम 2020। CCPA कब बना है? 2020 में। कौन से एक्ट से? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स हैं, जो किसी भी गुड या कॉमोडिटी को कंज्यूम करते हैं या लेते हैं, अपने यूज के लिए लाते हैं, उन सबको हम कंज्यूमर कहते हैं। तो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना और एनफोर्स करना ही CCPA का काम होता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इट विल हैव अ चीफ कमिश्नर एज अ हेड एंड ओनली 2 अदर कमिश्नर एज मेंबर्स। मतलब कि ये कैसी बॉडी है? 1+3, एक जो है वो हेड होगा और 2 अदर मेंबर्स होंगे। और इनके वर्क की बात करें तो इट डील्स विद द matters relating to goods while the other will look into cases relating to services. It will be empowered to conduct investigations into violations of consumer rights and institute order recall of unsafe goods and services, order discontinuation of unfair trade practices and misleading advertisements, impose penalties on manufacturers, endorsers, publishers of misleading advertisements. Basically जो भी एक्टिविटीज कंज्यूमर से रिलेटेड रहती है, जैसे कि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन देना, मिसलीड करना, मिसगाइड करना, मिस एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करना, इन सब तरह की एक्टिविटीज को रोकने के लिए हमने 2019 के एक्ट के थ्रू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू एक बॉडी बनाई जिसका नाम है CCPA। ये कैसी बॉडी है? 1+3, मतलब एक हेड होगा और 2 उसके अदर मेंबर्स होंगे। ये जो बॉडी है वो इन्वेस्टिगेट करती है अगर किसी कंज्यूमर के राइट्स को वॉयलेट किया गया है, तो इस सारे सिनेरियो में भी ये बॉडी इन्वेस्टिगेशन का काम भी करती है। सो दिस वाज अबाउट द CCPA। CCPA से फ्यूचर, नियर फ्यूचर क्वेश्चन देखा जा सकता है UPSC में, सो इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आर्टिकल, 12% of tested spice samples fail quality safety standards. Nearly 12% of Indian spice samples tested failed to meet quality and safety standards, data show. हम सबको पता है कि जो इंडिया के स्पाइसेस हैं, जो इंडिया के मसाले का व्यापार है, वो काफी बहुत पहले से फेमस रहा है। एंशियंट टाइम से
हम लोग इंडिया के स्पाइसेस का ट्रेड देख रहे हैं, जो कि ब्लूम पीरियड पे भी रहा है। मतलब कई सारी कंट्रीज जो है वो हमारे स्पाइसेस से अट्रैक्ट होती रही है और इस तरह से हम अपने स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं या हमें उससे बेनिफिट होते हैं। लेकिन करेंटली जब स्पाइसेस का सैंपल सर्वे किया गया तो उस सैंपल सर्वे में स्पाइसेस फेल हुए और हमने कुछ डेटा से ये भी देखा है कि जैसे कि ब्रिटेन हो गया या जो अदर कंट्रीज है उस पे स्पाइसेस ट्रेड में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। क्योंकि जो स्पाइसेस है वो सेफ्टी नॉर्म्स में पूरे तरीके से खरे नहीं होते हैं। सो वी शुड वर्क ऑन अवर स्पाइस क्वालिटी ताकि वो टेस्टिंग को पार कर पाए और एक्सपोर्ट पे कमी ना आए, हमारे स्पाइसेस एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ती ही जाए। ठीक है, अगला आर्टिकल, फसाई बिगिंस प्रोजेक्ट ऑन माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन। अगेन फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो फूड में माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन को देखा गया है उसका प्रोजेक्ट फसाई ने बिगेन किया है कि कैसे इस कंटामिनेशन को कम किया जाए। नेक्स्ट, टिप्स टू इम्प्रूव चांसेस ऑफ पर्सनल लोन अप्रूवल। ये आर्टिकल क्या कहता है? Banks and NBFCs consider several factors to evaluate the credit worthiness of personal loan applicants. Some of those key factors include applicants' income, occupational profile, credit score, employer's profile, and existing debts. बेसिकली जब कोई पर्सन पर्सनल लोन लेने की बात करता है तो जो कंपनी है, एनबीएफसी है, बैंक है, जहाँ से वो लोन अप्लाई करता है वो कई सारी चीज़ों को देखती है, जिसमें से पहली चीज़ है क्रेडिट स्कोर। पर्सन की इनकम क्या रही है, पर्सन की डेट की वो क्या रही है कि कब कब उसने लोन रीपे किया, क्या उसने पहले कभी डिफॉल्ट किया है या नहीं, इस टाइप की चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? Lenders usually prefer applicants having credit score of 700 and above. Individuals having such credit score maintain credit discipline and thus carry lower credit risk for lenders, which allow lenders to offer loans to at lower interest rates. Basically होता क्या है, क्रेडिट स्कोर हाई होने पर जो लेंडर रहता है वो एक सेफ्टी महसूस करता है कि हाँ भाई इस पर्सन का क्रेडिट अच्छा रहा है, ये पर्सन मेरे साथ डिफॉल्ट नहीं करेगा और मेरा जो अमाउंट मैं इसे प्रोवाइड करूंगा ये उसे नियर फ्यूचर रिटर्न कर पाएगा। अच्छे क्रेडिट स्कोर के होने से फायदे क्या होते हैं कि जो एप्लीकेंट है उसे लोअर इंटरेस्ट रेट में लोन्स प्रोवाइड हो जाते हैं। अगर क्रेडिट स्कोर कम है तो कहीं ना कहीं हाई इंटरेस्ट रेट्स भी अप्लाई होते हैं। तो पहली चीज हमने समझ ली क्रेडिट स्कोर। सेकेंड थिंग, कीप ईएमआई लिमिट। बेसिकली ये देखा जाता है पर्सन की जो इनकम रहती है उस इनकम से अप्रोक्स 50 to 60% उसके एक्सपेंसेस होने चाहिए, उसके लोन रहने चाहिए या ईएमआई होनी चाहिए। तो इस चीज को सर्वे किया जाता है कि उसकी ईएमआई की लिमिट कितनी है, कि उसकी इनकम का कितना पैसा ऑलरेडी ईएमआई में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर ये ईएमआई का अमाउंट इनकम से ज्यादा होता है तो जो लेंडर रहता है वो कहीं ना कहीं आपको या तो हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेगा या फिर कई बार वो मना भी कर सकता है। थर्ड वन इज फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस। अगर एप्लीकेंट बार बार जॉब चेंज करता रहा है इससे एक स्टेबिलिटी का क्वेश्चन मार्क अराइज होता है कि क्या जो एप्लीकेंट है उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, क्या वो लोन को रीपे करने में एबल है। अगर ऐसा कुछ देखा गया है कि उसकी जॉब बार बार चेंज होती है तो जो लेंडर रहता है वो लोन प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है या समटाइम्स वो लोन प्रोवाइड नहीं करता है। इसलिए बेसिकली ये आर्टिकल जो है वो एक जनरल अवेयरनेस का आर्टिकल है कि पर्सनल लोन के लिए हमें क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना चाहिए, अपनी ईएमआईज को लिमिटेड रखना चाहिए। तीसरी चीज की हमारे जो जॉब वो जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है जहाँ से हमारी इनकम आ रही है वो एक स्टेबल सोर्स होना चाहिए, हमें बार बार मल्टीपल टाइम्स उसे चेंज नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट आर्टिकल, Yunus accuses Hasina of destroying every institution.
वी ऑल हैव डिस्कस्ड अबाउट द बांग्लादेश इशू। पूरा बांग्लादेश में क्या क्या इशू हुए, उसका रिजल्ट क्या निकला, उसके भारत पर एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, हमने इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया। बात करते हैं यूनुस की। तो यूनुस क्या है, क्या कौन है? वहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसके हेड है यूनुस। यूनुस एक नोबल लॉरेंट रहे हैं, मतलब उन्हें नोबल प्राइज भी मिल चुका है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो शेख हसीना रही है, जो वहाँ की एक्स पीएम थी, उन्होंने सारे इंस्टीट्यूट को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया है। So this was all about today. Hope you all liked the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए एग्जैक्ट आईएएस से जुड़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे कि हम आपको क्या अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे कि यूपीएससी का एग्जाम इजी हो पाए और हमारी हेल्प आप ले पाए अपने यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।